नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। मित्रों, हम लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा से संबंधित पुराने वर्षों के जो पेपर हैं उनको हल कर रहे हैं। उसी दिशा में अभी तक हम लोगों ने सन 2000 से लेकर के अभी तक जो है 2010 तक के पेपरों को लगा लिया है। अब आज हम शुरू करेंगे 2011 टीजीटी सिविक्स के पेपर को। ठीक है, आज शुरुआत हो रही है 2011 टीजीटी सिविक्स का पेपर। इसके भी लगभग 3 पार्ट आएंगे। आप सभी जान रहे हैं कि वैसे 2 पार्ट में मैं ख़त्म कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से कम प्रश्नों को रखते हैं ताकि रिकॉर्ड हो जाए और वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि एक एक वीडियो जो है मेरी लगभग 700 से 800 MB या 1 GB तक चली जाती है। तो 1 GB अपलोड होने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है और कभी कभी तो अपलोड ही नहीं होता है। इस वजह से थोड़ा छोटा वीडियो बनाना पड़ता है मुझे। तो आधे घंटे में सोचता हूँ कि जितने भी प्रश्न आ जाएं उन्हीं को शामिल किया जाएगा। हाल फिलहाल हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि फटाफट जुड़ जाइए और सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया करिए। ठीक है, थोड़ी परेशानी है, इस वजह से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के वीडियो को और देखा जाएगा सन 2011 टीजीटी सिविक्स का पेपर है और ये पार्ट 1 है आज। ठीक है, कौन सा पार्ट है? तो पार्ट 1 देखा जाएगा। बाकी पुराने वर्षों के अगर पेपर आपने नहीं देखे हैं और तो यहाँ पर आप आई बटन में जा कर के जो प्लेलिस्ट मिल जाएगी उस प्लेलिस्ट में जा कर के टीजीटी पीजीटी आदि सब के पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आज की वीडियो को और देखा जाएगा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न होगा दोस्तों कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। महत्वपूर्ण अंगों में क्या क्या? शक्ति, शासन अथवा सत्ता क्या हो? अंतर्ग्रस्त हों या अंतर्निहित हों। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्डनर, सीले, रॉबर्ट हल या कैटल महोदय। बताइएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए ये पूछे जाने की संभावना हो सकती है। ठीक है, फटाफट सभी लोग जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रॉबर्ट डहल महोदय हैं, तो रॉबर्ट डहल महोदय जो है कहते हैं कि मानवीय संबंधों को उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है ना, किसके स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं जिसके महत्वपूर्ण अंगों में क्या क्या शामिल हों? शक्ति, शासन अथवा सत्ता जो है अंतर्ग्रस्त हों, शामिल हों या अंतर्निहित हों। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? रॉबर्ट डहल, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला देखा जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज का कि सरकार राज का अभिव्यक्ति रूप है। ठीक है ना, सरकार राज का अभिव्यक्ति रूप है। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है मेरी तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, यह आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी, चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी दोनों में। ऑप्शन में आपके पास गार्डनर, मिडिंग्स, ब्लंशली या लिकॉक, इसमें से एक ऑप्शन सही है। सरकार राज का अभिव्यक्त रूप है, मतलब कि सरकार क्या है? राज का अभिव्यक्ति रूप है। ठीक है ना, मतलब राज का जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुपरक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सरकार के माध्यम से व्यक्त होती हैं। यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूरी करता है। कौन? सरकार। ठीक है, सरकार के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। मेन क्या है? सरकार, यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। गवर्नमेंट। ठीक है ना, गवर्नमेंट के बारे में सारी बात हो रही है। और गवर्नमेंट के बारे में कौन बात करेगा? गार्डनर, ब्लंशली, मिडिंग्स या लिकॉक। फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का। तो यहाँ पर जो लिकॉक महोदय हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ये सरकार को राज की अभिव्यक्ति के रूप में मतलब कि बताते हैं। मतलब कि सरकार क्या है? राज का अभिव्यक्ति रूप है। मतलब राज अपना जो विचार है किसके माध्यम से व्यक्त करता है? सरकार के माध्यम से व्यक्त करता है। और यह सरकार क्या करती है? व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। कौन? सरकार। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी लिकॉक महोदय सही हो जाएंगे, सभी का उत्तर सही होगा। अगला देखेंगे। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? रूसो, गार्डनर, ग्रीन, बोसांके।
इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट में लगा कर चलेंगे, कारण कि ये बार बार क्या होता है, रिपीट होता है प्रश्न, ठीक है ना, रिपीट होता है प्रश्न, और बहुत ही फेमस कथन है ये, ठीक है ना, फेमस कथन है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लें या अपने शॉर्ट नोट्स में इसको ज़रूर शामिल कर लीजिएगा, जहाँ भी आप लिखते हो इसको ज़रूर शामिल करिएगा। बताइएगा, मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग या सर्वत्र जो है जंजीरों में जकड़ा हुआ है या जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है। किसके द्वारा कहा गया, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो बिल्कुल ये सामाजिक संविदा के जो विचारक हैं रूसो महोदय, है ना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रूसो महोदय का कहना है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु पग पग जो है जंजीरों में या सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रूसो की महत्वपूर्ण पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसमें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये बात करते हैं, जो कि 1762 में जो है आपकी प्रकाशित होती है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बुक का नाम है ये, ठीक। चलिए, बाकी रूसो जो है किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत से, सामाजिक समझौता या संविदा या और भी नाम मिल जाते हैं इसके, ठीक है। हॉब्स लॉक रूसो का प्रमुखता नाम उससे जुड़ा हुआ है। अगला देखिएगा, चौथा प्रश्न है, शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज का आधार है। भैया ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है प्रश्न, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ ना, विश्वास मानिए, अगर कहीं से रिपीट करना होगा तो ये जो प्रश्न हम बोलते हैं वो प्रश्न ज़रूर से ज़रूर रिपीट हो सकते हैं, इसलिए इन सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, यह कथन किसका है, गांधी, ग्रीन, अरस्तु, लॉक। कई बार ये प्रश्न आप लोगों ने लगाया है और बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा, थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न पूछता रहता है हमेशा, तो आप लोगों को ये बताना है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा सभी का, तो यहाँ पर ग्रीन महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये प्रश्न ऐसे पूछता है कभी कभी कि राज्य का आधार, यहाँ पहले बोल देता है राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, ठीक है, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घुमा पूछा कि शक्ति ही नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है, ठीक। तो इस तरीके से घुमा फिरा के ये पूछता रहता है प्रश्न। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला देखें, पांचवा प्रश्न है, रक्त संबंध से समाज बनता है। अब देखिए, ये रक्त संबंध ये भी कई बार रिपीट होता है प्रश्न, और ये सभी पूछी जाने की संभावना होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त संबंध से समाज बनता है और कालांतर में समाज से राज्य, यह कथन किसका है, मैकावर, गार्नर, मैटिल या गैटिल है वो। टी एच ग्रीन है ये, टी.एच. ग्रीन है ये, गैटिल है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, माफ़ करिएगा। चलिए बताएं, टी.एच. ग्रीन महोदय हैं, मैकाइवर हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है सभी का। तो यहाँ पर मैकाइवर महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है क्या है, द मॉडर्न स्टेट, है ना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का क्या नाम है, द मॉडर्न स्टेट, ठीक है। चलिए, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है, द मॉडर्न स्टेट। मैकाइवर महोदय का ये कथन है, कहते हैं कि रक्त संबंध से समाज बनता है और समाज से क्या है, राज्य, ठीक। यानी कि ब्लड से सोसाइटी एंड सोसाइटी से स्टेट, ठीक है। BSS भी नाम आप दे सकते हैं इसका, BSS, ब्लड, सोसाइटी एंड स्टेट, ठीक है। चलिए अगला देखें, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। 50 बार ये भी रिपीट होता है, ध्यान देने वाली बात है। ये सारे क्वेश्चन प्रश्न हमेशा ही रिपीट होते हैं। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण, विश्वास मानिएगा इन सब से कहीं ना कहीं से आपको प्रश्न मिल ही जाएगा। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदावरण है, जो भी, किस विचारक का, हीगल, लॉक, रूसो, हॉब्स। बताइए, फटाफट आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा, चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हीगल महोदय बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कहते हैं कि राज्य क्या है,
पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, मतलब राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर की कलाकृति है, एक तरीके से कहते हैं, ठीक है ना, ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है। कौन? राज्य, ठीक, ईश्वरीय शक्ति है राज्य, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है आप सभी का, बहुत ही अच्छा। अगला 7वां प्रश्न होगा, संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो। ये भी देखिए प्रश्न बहुत बार पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए ये सब सारे इम्पोर्टेंट कोटेशन सारे इम्पोर्टेंट हैं आज के। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है, सर्वोच्च शक्ति है। बताइए, बर्गेस, डुगी, जॉन बोंदा या जेलिनेक? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा। चलिए बहुत ही अच्छा, जॉन बोदा, बिल्कुल ठीक है। जॉन बोदा महोदय, इन्होंने ही सबसे पहले संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया। कहाँ पर? इनकी एक बुक है द सिक्स, लिख लीजिएगा इसको, बार बार लिखने से ही आएगा आपको। द सिक्स बुक्स, जब भी मौका मिले लिखने का प्रयास किया करिए। द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। आप लोगों भी लिखने का प्रयास किया करिए। द सिक्स बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक कब प्रकाशित रहती है? 1576। थोड़ा थोड़ा ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ देता है, या इससे आप ये भी जान सकते हैं कि किस समय काल में ये लिखी गई, यानी कि किस समय काल के बोंदा या कोई भी विचारक जो बुक हो वो किस समय काल के हो सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से यहाँ पर द सिक्स बुक कंसर्निंग द रिपब्लिक में, जो कि 1576 में प्रकाशित होती है, उसमें ये क्या कहते हैं कि संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजाजनों के ऊपर शक्ति, सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण ना हो, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि सीमित लोग बोंदा क्या कहते हैं, ये सीमित संप्रभुता की बात करते हैं। किस प्रकार संप्रभुता? सीमित, याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है, सीमित संप्रभुता, ठीक है ना। जॉन बोदा कैसे संप्रभुता की बात करते हैं? तो सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं ये, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा भाई, ठीक। सभी का उत्तर बिल्कुल ठीक आ रहा होगा। अगला देखा जाएगा। 8वां प्रश्न है, कानून संप्रभु का आदेश है या आज्ञा है? आदेश या आज्ञा, ये देखिए ये सब रिपीट होता है यार क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लॉक का, रूसो का, जॉन ऑस्टिन का या गार्डनर का? फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे आप सभी। चलिए सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है ना, लाइक कीजिए। और जितने भी नए लोग चैनल पर होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और कई दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। आप सबको पता है कि यहाँ कुछ वर्किंग में मैं हूँ, ठीक है। फिर भी समय निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाने का हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। चलिए बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है आप सभी का। कानून संप्रभु की आज्ञा है या आदेश है, ये किसका कथन है? तो ये जॉन ऑस्टिन महोदय का कथन है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है द, लिखिए, ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है, द ज्यूरिस प्रूडेंस, ठीक है ना। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, जिसमें ये कानूनी संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं कि कानून संप्रभु का आज्ञा है या आदेश है, ठीक। चलें आगे। बिल्कुल अच्छा, बहुत ही अच्छा सभी लोग आंसर बता रहे हैं, एंड सभी लोग आइए अगला देखिएगा। 9वां प्रश्न है आज का आपके सामने कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। देखिए ये भी रिपीट होता है क्वेश्चन, और ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है स्वतंत्रता अतिशासन का क्या है? विलोम है। स्वतंत्रता की यह परिभाषा या विचारधारा किस विचारक की है? रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू या लॉक? स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, यानी कि स्वतंत्रता रहेगी तो जो अतिशासन होता है, वह विचार होता है, वो वहाँ से क्या होगा, उसका ये विलोम हो जाएगा, ठीक। स्वतंत्रता उस पर अंकुश लगाने का कार्य करती है अतिशासन पर एक तरीके से। तो ये 9वां प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छा। चलिए बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सीले महोदय बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो सीले महोदय जो हैं
ये मानते हैं कि स्वतंत्रता जो है समस्त बंधनों से ऊपर है, यानी कि समस्त बंधनों के अभाव मुक्त मानते हैं ये, मतलब बंधनों को ये मानते नहीं हैं, ठीक है, बंधनों से प्रभाव मुक्त मानते हैं स्वतंत्रता को। सीधे इस प्रकार के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और ये स्वतंत्रता को जो नकारात्मक स्वरूप है, स्वतंत्रता का नकारात्मक, ठीक, स्वतंत्रता का नकारात्मक स्वरूप को ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। क्या समझ रहे हैं, स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं कि व्यक्ति को साध्य मानते हैं। क्या, व्यक्ति साध्य मानते हैं और राज्य को साधन, ठीक है ना, राज्य को साधन, यानी व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति को ऊपर रखते हैं और व्यक्ति की क्या, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, है ना। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे यानी साध्य मानेंगे तो जाहिर सी बात है राज्य को क्या मानेंगे, साधन। और स्वतंत्रता को समस्त बंधनों से अभाव मुक्त मानते हैं, मतलब प्रभाव मुक्त मानते हैं एक तरीके से कहा जाए, ठीक है। बाकी और भी समर्थक हैं इसके, जैसे बर्लिन हो गए, नॉजिक हैं, फ्रीडमैन हैं, ये सभी नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग लिख करके जो है लिखने का प्रयास जरूर किया करिए, ठीक। अगला देखें 10वां प्रश्न है, फिर से देखिएगा। स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र ही हल है कि वह समानता में निहित है। देखिए अब स्वतंत्रता और समानता आ गया, ये सारे ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, स्वतंत्रता समानता, ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टॉपिक क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि समानता में ये निहित है। लॉक का, रूसो का, पोलार्ड का या ग्रीन का। 10वें का उत्तर देने का सभी लोग प्रयास करिएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाला है कि स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक मानते हैं। देखिएगा एक ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, ठीक है ना। क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा कौन कौन मानता है, इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे लास्की महोदय, ठीक, और रूसो हो जाएंगे, ग्रीन, ठीक, ये सभी क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता समानता के एक दूसरे के पूरक हैं, लास्की, रूसो और ग्रीन, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता समस्या का एकमात्र हल क्या है, समानता में निहित है। ये पोलार्ड महोदय का कथन है, यानी कि ये भी इसी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे इसको भी। अगला देखा जाए 11वां प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ठीक। कई बार रिपीट होता है ये प्रश्न भी कई बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर प्रश्न था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है, पूछ रहा है। तो अब्राहम लिंकन, डॉक्टर बेनी प्रसाद, जिन्सबर्ग या गार्नर। आप सभी सुपरिचित हैं और ये प्रश्न कई बार आप लोगों ने लगाया होगा, बिल्कुल ज़ुबान पे रहती है, फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, ये आपका अब्राहम लिंकन महोदय के द्वारा कहा गया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है, और अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सभी को उत्तर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगला देखेंगे 12वां प्रश्न है आज का कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यहाँ पर मुख्य क्या है, बल प्रयोग, ध्यान देने वाली बात, मुख्य क्या है, बल प्रयोग, ठीक है। यानी बल प्रयोग के द्वारा ही क्या होता है, सरकार की उत्पत्ति होती है। ऐसी बात कौन करता है, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या रूसो। अच्छा क्वेश्चन मेरी तरफ से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
अगर आप पीजीटी के लिए बैठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बाकी टीजीटी के लिए तो है ही है, ठीक है। पीजीटी के उद्देश्य से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा कि ऐसा कौन सा विचारक है जो सरकार के मतलब उत्पत्ति के लिए बल प्रयोग को जो है कारण मानता है, बताएं। कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्नर या रूसो। 12वां क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ठीक। चलिए बहुत ही अच्छा। और उनको आप कई तरीके से पढ़ते भी हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो स्पेंसर महोदय यानी कि कौन, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो है ये क्या कहते हैं कि यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग के द्वारा ही होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी का ये उत्तर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, अगला देखिएगा 13वां प्रश्न है, थोड़ा सा कट गया है, मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। राजनीतिक चिंतन का आरंभ, ठीक है, चिंतन का आरंभ ये लिखा है यूनानियों, ठीक है, से होता है, ठीक है। राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है, कह रहा है बार्कर, रूसो, मार्क्स और लॉक। 13वां प्रश्न है, ये भी अच्छा है, कई बार पूछता है, बताने का प्रयास करिएगा। कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, कहाँ से, यूनानियों से होता है, यह बात कौन कहता है। चलिए बहुत ही अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बार्कर महोदय, ठीक है ना, बार्कर महोदय, ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मानते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ कहाँ से होता है, यूनानियों से होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, राज्य के अंतर्गत यदि, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, राज्य के अंतर्गत यदि राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है, ठीक है, किसका, चोरी का पता लगाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके लिए वह पाप के समान है। तो उसके लिए क्या है, वह पाप के समान हो जाती है बात कि वह चोरी का पता नहीं लगा पाया है या उस बात को हल करने में असमर्थ हो गया है। तो यह किसका कथन होगा, ग्रीन, पेंथम, मनु या कौटिल्य का, बताइएगा। 14वां क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये भी, जो है आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है, आईपीटी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए तो बेस्ट क्वेश्चन है आपका, है ना। चलिए बताएंगे सभी, तो आप सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मनु महोदय क्या कहते हैं कि यदि राजा, मतलब राजा को सर्वोपरि मानते हैं ना, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, कि राजा अगर चोरी का पता लगाने में भी असमर्थ हो जाता है तो वह उसके लिए पाप के समान है, मतलब बहुत बड़ा पाप है कि राजा, चूँकि राजा को मनु की दृष्टि में बहुत शक्तिशाली माना गया है ना, राजा को सर्वोपरि, सर्वोच्च और शक्तिशाली समझते हैं, और अगर राजा ऐसा है जो चोरी का पता ही लगाने में असमर्थ है तो ये उसके लिए क्या है, एक पाप के समान है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, और ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हमेशा पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक। अगला देखें, मनु पढ़िएगा, मनु भी एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनु है, कौटिल्य हैं आईपीटी में, इसके बाद गांधी महोदय हैं, इन सबको आप पढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 4 प्रश्न हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं। अगला देखेंगे 15वां प्रश्न है आज का, देखिएगा 15th ऑफ क्वेश्चन है कि परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ठीक है, क्या है, परमात्मा ही सत्य है और सत्य ही क्या है, परमात्मा है। यह कथन किसका है, हेमेल का, गांधी का, मिल का या बेंथम का। अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी जो है आपका इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से संबंधित है, ठीक है, बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। परमात्मा और आत्मा और सत्य अहिंसा की बात कौन करता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी, गांधी जी, ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। गांधी जी क्या कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है, क्या बोलते हैं कि सत्य ही क्या है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य को ही क्या मानते हैं, सत्य को ही ईश्वर मानते हैं, ठीक, सत्य ही ईश्वर है, ठीक है, और ईश्वर ही सत्य है, इस तरीके से ये बोलते हैं, ठीक है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही क्या है, सत्य है, ठीक। चलिए बहुत ही अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितने भी नए बंधु हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला देखेंगे 16वां प्रश्न है, संविधान राज्य के कार्य, ठीक है, संविधान की बात हो रहा है, राज्य के कार्य तथा नागरिकों का अधिकार निश्चित करता है। संविधान कौन निश्चित करता है? संविधान राज्य के कार्यों तथा नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। अरस्तु कहना है ये, प्लेटो, गैटिल या जे.एस. मिल। यहाँ पर संविधान को सर्वोच्च बताते हुए कौन कहता है कि संविधान का कार्य क्या है? संविधान जो है राज्य के कार्यों तथा नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है या निश्चित करता है। ऑप्शन में है अरस्तु, प्लेटो, गैटिल या जे.एस. मिल। फटाफट उत्तर बताइएगा। 16th क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अरस्तु महोदय, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अरस्तु महोदय जो कि प्लेटो के शिष्य भी थे, बल्कि प्लेटो के जो है मतलब प्रिय शिष्य भी थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक होती है, क्या कहते हैं कि द पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। बाकी अरस्तु जो है राजनीतिक विज्ञान का जनक या पिता भी माना जाता है ना। और साथ ही साथ इन्होंने 158 देशों, लगभग 158 देशों के संविधान का जो है अध्ययन किया था और वहीं से इन्होंने जो है संविधान के बारे में एक तुलनात्मक संविधान यानी तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत भी यहीं से मान ली जाती है, ठीक है ना। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत भी यहीं से मान ली जाती है। 158 देशों के संविधान का इन्होंने अध्ययन किया, उसके आधार पर जो है संविधान की बात इन्होंने की थी। उस समय पर जब शुरुआत हुआ था, यूनान से ही शुरुआत माना जाता है। जब भी हम जो है राजनीति विज्ञान पढ़ने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में लगभग सभी टीचर बोलते हैं पहले आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़िए। क्यों ऐसा कहा जाता है? कारण ये है, एक तो पढ़ने में रुचिकर होते हैं ये, और दूसरी बात यहीं जो शुरुआत होती है, यूनान से ही शुरुआत होती है राजनीति की। जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे ना राजनीतिक बातें, तो आप यूनान में सबसे पहले सुकरात महोदय से पढ़ना शुरू करिएगा। सुकरात से ही पढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर विचारक में किसी को पढ़ेंगे तो सुकरात को पढ़ते हैं आप। सुकरात भी क्या पढ़ते वैसे आप हैं सबसे पहले प्लेटो को, ठीक है ना। लेकिन प्लेटो से पहले भी सुकरात को इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि सुकरात के बारे में आपको कोई एक स्पेशल चैप्टर नहीं मिलेगा, बट प्लेटो के चैप्टर में ही सुकरात मिल जाएंगे आपको, सोक्रेटिस मिल जाएंगे। ये इनके गुरु होते हैं प्लेटो के, तो इसलिए इनको पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि गुरु की ही बातों का पूरा जो है अभिलक्षण उनके शिष्य में दिखता है, यानी कि प्लेटो को समझने में सहायता मिलती है, ठीक। सुकरात का ही प्रभाव प्लेटो पर रहता है और प्लेटो का प्रभाव अरस्तु पर रहता है। अरस्तु के बाद फिर सिकंदर, उनके ऐसे करके जो है आगे शिष्य बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 17वां प्रश्न है, 17th क्वेश्चन है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुण का नहीं। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आप पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाकी टीजीटी के लिए तो है ही है। लिखित तथा अलिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, जो भेद है वो मात्रा का है, गुण का नहीं, ठीक है। मात्रा माने कि क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी और क्वालिटी, ठीक है। क्वांटिटी और क्वालिटी कह रहा है कि अगर लिखित और अलिखित संविधानों में भेद क्वालिटी का है, मात्रा का, सॉरी क्वांटिटी का है, क्वालिटी का नहीं, गुण का नहीं। यह कौन बोलता है? अरस्तु, कार्नर, जे.एस. मिल या लास्की। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों सभी लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। यार बहुत मेहनत करनी पड़ती है बनाने के लिए, वीडियोस अपलोड करने में वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं। प्लीज़ थोड़ा सा अगर मेहनत अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों को भी, अपने परिवार में भी सभी के मोबाइल्स में इसको सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा चैनल को, ताकि मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल सकें, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर आप लोग प्लीज़ करवा दें, बहुत ही महान कृपा होगी आप सभी की। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मात्रा और गुण का भेद बताते हैं लिखित और अलिखित संविधान में कौन? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गार्डनर महोदय। ऑप्शन बी बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, 18वां प्रश्न होगा, यूनेस्को
राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? यूनेस्को ने कह रहा है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? ठीक है, उसका क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 1948, 1949, 1950 या 1951? फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इसका क्षेत्र था, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र था, उसको निर्धारित करने के लिए 1948 में 1948 में क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कि यूनेस्को का जो है क्या होता है कि सितंबर 1948 में, कब ये सितंबर में होता है, सितंबर, ठीक है, सितंबर 1948 में क्या होता है, बैठक होती है, सम्मेलन होता है। ठीक है, तो उसमें जो है आपके क्षेत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सम्मेलन होता है सितंबर 1948 में, ठीक है, ये ठीक से लिख लीजिएगा, सितंबर 1948 में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अध्ययन, मतलब अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, एक बार इसको देखेंगे। तो यहाँ पर शामिल किया जाता है राजनीतिक सिद्धांत को, राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक संस्थाएं, नोट डाउन करते रहेंगे, राजनीतिक संस्थाएं, साथ ही साथ आपका राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ठीक है, दल के साथ साथ आपका जो समूह है, लोकमत, इन सबको शामिल किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, जो कि इस समय सबसे मुख्यतः रूप में सभी में चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इनके अध्ययन, ठीक है, इनके अध्ययन के क्षेत्र को शामिल किया गया। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या राइट है, 1948, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, एक बार बता देते हैं, यूनेस्को की जो बैठक होती है सितंबर 1948 में, वहाँ पर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को निर्धारित किया जाता है कि यानी कि इसका क्षेत्र कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाएगा। तो उस दृष्टि में सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत को शामिल किया जाता है। ठीक है, हालांकि ये पहले से ही चलता रहता है। इसके बाद राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं उनको भी शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद राजनीतिक दल, समूह, लोकमत, ये सब पहले सेकेंडरी चीज़ें थी, मतलब कि नहीं सोचा जाता था इनके बारे में, लेकिन अब वैल्यूज़ को हटा करके जो है फैक्चुअल चीज़ें अब लाई गई थी। ठीक है, फिलॉसफिकल बेस को हटा दिया गया था और अब जो है कि डेटाज को महत्व दिया जाने लगा। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शामिल किया गया, जो कि आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो गई है। ठीक है ना, इन सब से भी परे, इन सब से भी ऊपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इस समय सबसे ज़्यादा महत्व है आपका राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। और इतना महत्व है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय विचार जो है अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट अब बन चुका है, अगर आप पढ़ें तो। ठीक है ना, अपने आप में ही एक अलग सब्जेक्ट बन गया है, एक अलग जो है वस्तु बन चुकी है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, 19वां प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, है छोटा सा लग रहा होगा कि, लेकिन ये आपका टीजीटी के लिए ना इतना बेस्ट क्वेश्चन है कि पूछिए मत। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सरकार, भूमि, जनसंख्या या संप्रभुता। और ये चारों ही आपको बता दें कि राज्य का जो तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। ठीक है ना, 4 तत्व होते हैं। इन 4 तत्वों में सरकार, भूभाग या भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता, ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये चारों चीज़ें शामिल होती हैं। पूछ रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। चलिए, बिल्कुल सही सभी का उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर संप्रभुता को, ठीक है ना, संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता क्या है?
राज्य के अन्य तत्व जो हैं उनसे सबसे बढ़कर है। संप्रभुता अगर नहीं होगी और अगर ये तीनों चीज़ें भी हैं तो भी वह राज्य राज्य नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। संप्रभुता किसी और की अगर सत्ता है आपके ऊपर और ये सारी चीज़ें हैं तो उस समय आप संप्रभु नहीं होंगे, तब भी वो राज्य होगा, लेकिन कैसा, संप्रभु राज्य नहीं होगा, यानी कि पूर्ण राज्य नहीं कहलाएगा वो। समझ रहे हैं। तो राज्य कब बनता है, पूर्ण राज्य कब बनता है, जब उसके पास स्वयं की शक्ति हो, स्वयं को सोचने समझने निर्णय लेने की शक्ति हो, किसी का दबाव ना हो, ठीक है, तो वो संप्रभुता कहलाती है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। संप्रभुता अपने आप में ही एक टॉपिक है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपको हमेशा एक प्रश्न मिलता रहता है, ठीक है। बाकी सरकार तो आप पढ़ते ही हैं, गवर्नमेंट के बारे में ही हमारी पूरी चर्चा ही है। तो गवर्नमेंट और संप्रभुता यानी कि सॉवरेंटी और गवर्नमेंट, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, फटाक से ख़त्म करेंगे इसको। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है। कह रहे हैं कि नहीं मानता है, ठीक है। भूभाग यानी कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं, लास्की, गार्नर, कैटिल, सीले, ठीक है। तो जो राज्य के तत्व हैं उनमें कुछ विद्वानों के मतलब बीच में मतभेद भी हैं। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो भूभाग को उसका तत्व मानते हैं, राज्य का तत्व मानते हैं, चूँकि 4 तत्व बताए जाते हैं, ठीक है, जिसमें से एक तत्व क्या कहते हैं कि भूभाग भी होता है, यानी कि निश्चित भूभाग भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे विचारक हैं जो इनको भूभाग को तत्व नहीं मानते हैं, वही आपको बताना है। चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर सीले महोदय, बिल्कुल ठीक है, सीले महोदय जो है क्या कि निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि इसके बिना भी राज्य राज्य रहेगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखा जाएगा और ध्यान से देखिएगा, प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछता है, रिपीट करता है, ठीक है, ये भी रिपीट होता है प्रश्न, इसलिए आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला 21वां प्रश्न है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। भाई ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपके मस्तिष्क में हो सकता है ना आए, लेकिन इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ेंगे। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने या ग्रीन ने, फटाफट बताइएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अरस्तु महोदय, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अरस्तु महोदय राज्यों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। एक वर्गीकरण तो जनसंख्या के आधार पर करते हैं, ठीक है, 2 प्रकार वर्गीकरण करते हैं। एक वर्गीकरण आपका संख्या या जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, संख्या के आधार पर करते हैं, और दूसरा वर्गीकरण आपका नैतिक आधार पर करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। 22वां देखेंगे, अगला प्रश्न है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, फिर आप सभी फ्री हो सकते हैं। सीमित संप्रभुता, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जनक निम्न में से कौन है, लॉक, रूसो, स्पेंसर, गार्नर। सीमित संप्रभुता, देखिए अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर संप्रभुता और आपका सामाजिक समझौता, ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मिली जुली रूप में मिल जाएंगी। सामाजिक समझौता का जो सिद्धांत है प्लस यहाँ पर संप्रभुता, इसका सिद्धांत, ये दोनों आपको मिसलेनियस रूप में यहाँ पर मिल जाएगा। किस जनक के करता है, लॉक, रूसो, स्पेंसर, गार्नर। सीमित संप्रभुता की बात कौन करता है, 22वां। बहुत ही अच्छा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक। तो यहाँ पर लॉक महोदय हो जाएंगे, यानी कि जॉन लॉक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। जॉन लॉक को सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक माना जाता है, साथ ही साथ इनको उदारवाद का जनक भी माना जाता है। किसका, उदारवाद का जनक भी माना जाता है, ठीक, इनको उदारवाद का जनक भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सही। तो जो है जब देखेंगे तो ये भी जो है समझौता करते हैं, जो समझौता करते हैं तो वो सीमित संप्रभुता के रूप में होती है, ठीक है। मतलब कि किसी अतिक्रमणता के आधार पर नागरिक को क्या अधिकार रहता है कि क्या करेगा, वो जो सरकार या गवर्नमेंट या जो संप्रभु बनाया जाता है उसको क्या कर सकते हैं, वो
चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा ये टॉपिक तो अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलें आगे। आज का आखिरी प्रश्न देखा जाएगा, इसके बाद यहीं पर प्रश्न समाप्त कर देंगे हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या स्विट्ज़रलैंड। अब ये देखिए हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, हमेशा ये रिपीट होता है और जब मन करेगा तब जो है आयोग इसको पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ कहने वाली बात नहीं है। तो सभी को इसका उत्तर पता है कि यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के कुछ प्रश्न और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये 2011 टीजीटी सिविक्स का पेपर था। ठीक है, 3 पार्ट में है, पार्ट 1, 2, 3। आज पहला पार्ट ख़त्म हुआ है, बाकी आने वाले दिनों में दूसरा पार्ट और फिर तीसरा पार्ट शायद कल परसों या जब भी रहेगा तो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज इस वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। हाँ, सबसे ज़रूरी बात है यार सब्सक्राइबर, थोड़ा सा आप लोगों से फिर से निवेदन कर रहा हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता बट ज़रूरत है। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक ज़रूर कर ले ताकि, ठीक है, आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ इसको बढ़ाइए सब्सक्राइबर्स को और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर ऐसी ही एक वीडियो के साथ। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।